Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 1 on equality from class 7 civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to do unit 1. This is of class 7th civics in this equality in Indian democracy. So this is unit 1. In that we'll do chapter 1, that is on equality. So first we'll read. India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. This include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influence all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. So let's begin by looking at कांता's story. तो इक्वालिटी का मतलब होता है समानता. तो भारत एक लोकतंत्र देश है, आप सभी जानते हो. तो हमने क्लास 6 की बुक में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो की एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो इनमें लोगों का पार्टिसिपेशन, जो संघर्ष का उनका संकल्प होता है, समानता और न्याय, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं. समानता लोकतंत्र का एक प्रमुख तत्व है, एक की एलिमेंट है, जो कि इसके कामकाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है. तो इस चैप्टर में हम समानता के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि वो क्या है, लोकतंत्र में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और भारत में हर कोई समान है या नहीं. तो इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे कांता की जो कहानी दी है उसको देखेंगे और फिर हम इसके बारे में आगे जानेंगे. तो यहाँ पे देखिए, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. तो इलेक्शन के दिन जो कांता है और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आए वोट करने के लिए. तो Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. तो कांता जो उसकी फ्रेंड है सुजाता, उसको बोल रही है कि कितना अच्छा है सुजाता कि हम सभी के सभी जो सिटीजन्स हैं उनको बराबरी का हक है, क्योंकि हम देखो यहाँ पर सभी के सभी एक ही लाइन में खड़े हैं वोट करने के लिए. इवन जो हमारे जो जैन साहिब हैं उनको भी, वो भी हमारे साथ इस लाइन में खड़े हैं. तो जो सुजाता है वो बोलती है यस, सही बात है तुम्हारी एकदम. गुड ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. तो अब कांता की बारी आई. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. तो कांता यहाँ पे बोल रही है कि मैं उसको वोट करूँगी जिसने हमको ये प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में जो पानी का जो पाइपलाइन है वो लाएंगे, जिससे हमें पानी मिलेगा. फिर नेक्स्ट में आप देखिए, आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता. यस नमस्ते साहब. तो उसके जो जैन साहब हैं वो उसको बोल रहे हैं कि कांता बाद में मिलते हैं. ऐसे करके वो लोग वहाँ से आगे चलते हैं. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. तो जो कांता है वो बोल रही है कि मेरी जो बेटी है गुड़िया, उसको काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा है, तो मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे साहब के घर पे जो काम है वो फिनिश करना है और उनसे थोड़ा सा एडवांस लेना है ताकि मैं अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में दिखा सकूं. एट होम हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. तो कांता अपने घर पे जो उसकी बीमार बेटी है उसको थोड़ी सी वो चाय दे रही है और वो बोल रही है कि तुम इसे पियो, तुम जब इसे पियोगी तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर शाम को मैं काम से वापस आकर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी. इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन. तो ये बिल्कुल भी इसमें एकदम अजीब बात नहीं थी, क्योंकि गुड़िया जो थी वो कभी मतलब आए दिन वो बीमार पड़ती रहती थी, क्योंकि वो जिस बस्ती में वो लोग रहते थे वो क्लीन नहीं थी. ठीक है. तो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेज में ये जो दिखाया है, इसमें बताया जा रहा है कि कांता अपने जो जिन ओनर के वहाँ वो काम कर रही थी, तो दैट लैंड लेडी शी इज़ टेलिंग कि भाई काम तुम ढंग से करना, पोछा ढंग से मारना, कॉर्नर्स में एकदम अच्छी तरह से काम करना. इक्वल राइट टू वोट.
The story about begins with Kanta standing in the line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain, and Chotelal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. तो अभी हम बात कर रहे हैं वोट करने का समान अधिकार यानी इक्वल राइट टू वोट। तो अभी जो कहानी हमने पढ़ी वो कांता से शुरू होती है जो अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी है। फिर से उसके साथ आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में अलग अलग लोग कांता के साथ वहाँ पे खड़े हैं। इवन जो एम्प्लॉयर है जिनके घर वो काम करती है वो भी उस लाइन में खड़े हैं जिनका नाम अशोक जैन है। इन्हीं के साथ छोटे लाल जो कि उसके पड़ोसी थे वो भी उस लाइन में खड़े थे। तो भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्क यानी जो भी एडल्ट हैं जो 18 या 18 साल से बड़े हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है। फिर भले ही वो किसी भी धर्म के हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, किसी भी वो जाति के हों, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट करने की अनुमति है। तो जैसा कि आपने क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा है कि इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो और ये सभी लोकतंत्रों का एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का विचार समानता के विचार पर आधारित है क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी भी देश में प्रत्येक वयस्क अपने जो धर्म हैं और समुदायों के बावजूद अपना एक वो वोट दे सकता है। फिर भले ही वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, पर उसके पास वोट करने का अधिकार है। तो कांता वोट देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है कि वो भी दूसरों के जैसे ही बराबर है क्योंकि उसको भी वोट करने का अधिकार है। But as her days goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. लेकिन जैसे जैसे उसका पूरा दिन बीतता जाता है कांता इस समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में थोड़ा सा अनश्योर हो जाती है। वो मतलब उसके बारे में उसको श्योर नहीं होती कि वाकई ये इक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हैं जब वो काम कर रही थी तो हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। तो जिस घर में वो काम कर रही है तो उसकी जो मैडम है वो उसे बोल रही है कि कांता ये लो तुम्हारा एडवांस, लेकिन इसे अपनी एक हैबिट मत बना लेना। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out. And finally she ends her day by again standing in a long line. This line is front of the government hospital, is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो ऐसा क्या होता है? कांता श्योर नहीं होती। तो इसके बारे में हम देखते हैं। उसके जीवन के एक दिन को हम देखते हैं। तो वो एक स्लम एरिया में रहती है। स्लम मतलब जो झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है वहाँ पर। और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है लेकिन वह काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपने एम्प्लॉयर से पैसे उधार लेने की ज़रूरत थी। तो एक घरेलू काम के रूप में उसकी जो नौकरी है उसे पूरा थका देती है और आखिरकार वो फिर से एक लंबी लाइन में खड़ी होकर अपने दिन का अंत उसका करती है। तो इस लाइन में ये जो लाइन है ये सरकारी हॉस्पिटल के सामने सुबह से दूसरी लाइन से बहुत अलग थी क्योंकि इस लाइन में ऑलमोस्ट जितने भी लोग खड़े थे वो सभी के सभी गरीब थे। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी।
Kanta is one of many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of this is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. तो कांता उन कई लोगों में से एक है जो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन जिनके दैनिक जीवन और उनके काम का हाल बाकियों से बहुत अलग है। तो आप कह सकते हो कि बराबर नहीं है, यानी कि भारत में गरीब लोग होने के अलावा विभिन्न तरीकों से असमानता का अनुभव करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नीचे दी गई दो कहानियों को पढ़कर इसका क्या अर्थ है। तो इनमें से प्रत्येक लोगों के जीवन के वास्तविक घटना, मतलब अभी जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो रियल लाइफ पर एकदम आधारित है और भारत में मौजूद विभिन्न प्रकार की असमानताओं को ये चीज़ दर्शाता है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेट्रोमोनियल्स, ये जो न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं वो आपको दिखाई गई हैं। अलायंस इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5" 4 fair beautiful girl working in IT company मुंबई from BE। तो यहाँ पे इस तरह से आपको 2-3 एड्स दी हैं। तमिल ब्राह्मण, इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको दिखाया गया है। तो भारत में असमानता के अधिक सामान्य रूपों में से एक जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं यानी गाँव वाले एरिया में रहते हैं तो हमारी जाति की पहचान कुछ ऐसी है जो आपने शायद बहुत कम उम्र में सीखी या अनुभव की होगी। यदि आप शहरी भारत में रहते हैं तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि लोग अब जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रमुख अंग्रेज़ी अखबार में दिखाए गए इन मैट्रिमोनियल प्रोग्राम को अगर आप देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बात करी, तो आप देखेंगे कि हाईली एजुकेटेड शहरी भारतीयों के मन में जाति का मुद्दा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending the school. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो अब हम एक दलित बच्चे के स्कूल जाने के अनुभवों के बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। आप पहले ही क्लास 6 की बुक में दलितों के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित एक शब्द है जिसे तथाकथित निचली जातियां खुद को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दलित का अर्थ है टूटा हुआ, और इस शब्द का उपयोग करके निचली जातियां इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि वे कैसे थे और लगातार कैसे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि गंभीरता से उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि is a famous Dalit writer. In his autobiography Jutan, he writes, "I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes that would beat me without any reason." When he was in class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, "The playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get
a drink of water. I swept the whole day from the doors and windows of the schoolrooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers and then, walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूटान में वो लिखते हैं कि जब मैं पढ़ता था तब मुझे अपनी क्लास में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी फर्श यानी कि ज़मीन पर। मैं जब तक स्कूल पहुँचूँ, भले ही मैं पहले हूँ, लेकिन मेरे भाग में दरी पर बैठना कभी नहीं आता था। तो उस समय लोग वहाँ बेंचेस वगैरह नहीं होती थी, दरी वगैरह होती थी, दरी पे बैठते थे, लेकिन उनके नसीब पर दरी पे भी बैठना नहीं होता था। कभी कभी मुझे हर किसी के पीछे बैठना पड़ता था, यानी कि एकदम पीछे ही बैठना पड़ता था, ठीक दरवाजे के पास। कभी कभी वो मुझे बिना किसी कारण के पीट भी देते थे। जब मैं 4th क्लास में था तब एक बार मेरे क्लास टीचर ने मुझे पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाने को कहा। ओम प्रकाश बता रहे हैं कि प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था और मैं इसको साफ़ करने के लिए बहुत छोटा था। मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया। मेरा पूरा चेहरा धूल से सना हुआ था। धूल मेरे मुंह के अंदर तक चली गई थी, और मेरे क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठकर ये सब देख रहे थे। मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं पूरे दिन सफाई करता रहा और ये सारा नज़ारा स्कूल के दूसरे टीचर और बच्चे अपनी क्लास की खिड़कियों और दरवाज़ों से देखते रहे। तो ओम प्रकाश को अगले कुछ दिनों के लिए वे जो स्कूल है और खेल का जो मैदान है तो उसको साफ़ करने के लिए कहा गया, और ये सब केवल तब समाप्त हुआ, ये तब ख़त्म हुआ जब उनके जो फादर थे एक दिन स्कूल के पास से गुज़र रहे थे और उन्होंने ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो वो बाकी सब टीचर से भिड़ गए और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से दूर ले जा रहे थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि वे सब सुन ले, आप सब एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि जो भी टीचर थे ओम प्रकाश यहीं पर पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद और भी ओम प्रकाश यहीं पर पढ़ेंगे। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansari were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो दूसरी कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जो भारत के बड़े शहरों में से एक में हुई है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये आम बात है। तो ये श्री और श्रीमती अंसारी के बारे में एक कहानी है जो शहर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते थे। उनके पास पैसे थे और इसलिए किराया देना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। वे एक जगह ऐसी जगह खोजने के लिए
मतलब उनको एक ऐसी जगह खोजने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास उसकी मदद उनको चाहिए थी। तो डीलर ने उनको बताया कि वो काफ़ी कुछ अपार्टमेंट के बारे में जानता था जो रेंट पर अवेलेबल थे। तो उन्होंने पहले अपार्टमेंट का दौरा किया, मतलब वहाँ जाके उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट उनको कंफर्टेबल है कि नहीं। फिर अंसारीज़ ने इसे, मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई ये अपार्टमेंट कंफर्टेबल है तो उन्होंने पसंद उनको आ गया और लेन देन का फ़ैसला भी हो गया। हालांकि जब मकान मालकिन को उनके नाम का पता चला तो उसने इस बात का बहाना बनाया कि वो कैसे किसी को घर पर किराया, मतलब ऐसे किसी को घर पे किराया नहीं दे सकते, क्योंकि वो मांसाहारियों को किराए पर मकान नहीं देते थे, क्योंकि इस रेसिडेंट में कोई भी जो नॉन वेजिटेरियन थे ऐसा रेसिडेंट नहीं था। तो अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि उनको पड़ोस के घर में ही पकाई जा रही मछली की स्मेल आ रही थी। यही बहाना उनके साथ दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में वापस से दोहराया गया। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया कि वे अपना नाम बदल दें और बदल कर वो मिस्टर और मिसेस कुमार बताएं जब भी कभी मकान उनको अपार्टमेंट रेंट पे लेना है। तो अंसारी को ऐसा करने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि भाई अपना नाम वो क्यों चेंज करें, और उन्होंने कुछ और देखने का फ़ैसला किया। फाइनली उन्हें मकान मालकिन, मतलब एक मकान मिला, लेकिन वो भी लगभग 1 महीने के बाद मिला। तो एक जो मालकिन थी मकान की वो रेडी हुई उनको अपना मकान किराए पर देने के लिए, और वो रेडी हो गई। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।